Hello friends, I welcome you all to Bioindics Academy. In this video, we are going to talk about titration of amino acids and we will also talk about the isoelectric point. हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि अमाइनो एसिड का नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर। जो जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एम्फोटेरिक नेचर होता है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। जैसे ये एक अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है इसमें दो आयोनाइजेबल ग्रुप हैं कि या तो प्रोटॉन यहाँ से भी डोनेट हो सकता है, मतलब रिलीज हो सकता है, प्रोटॉन यहाँ से भी रिलीज हो सकता है। तो हर एक अमाइनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर में दो आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, टू आयोनाइजेबल ग्रुप्स। वो बात अलग है कि अगर जिस अमाइनो एसिड के आर चेन में NH यानी अमाइनो ग्रुप हो या जिसकी आर चेन में COO यानी कार्बोक्सिल ग्रुप हो, तो उस केस में इसके अमाइनो एसिड के आयोनाइजेबल ग्रुप 3 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी अमाइनो एसिड्स हैं जिसके आर ग्रुप में अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं? वो अमाइनो एसिड हैं बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड्स। उसके इन सब के बारे में हम अलग अलग से बात करेंगे। पहले बात करते हैं, टाइट्रेशन करना है हमें इनका। अमाइनो एसिड के ऊपर टाइट्रेशन क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक सोल्यूशन, जैसे ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड एक जार में डाल दिया है। ठीक है, जार में एक सोल्वेंट है और सोल्यूट की तरह हमने एक अमाइनो एसिड डाल दिया। अब इस सोल्यूशन में इस जो जार में जो सोल्यूशन है उसकी पीएच हम 1 से 14 तक 1 to 14 इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे जब है ना पीएच 1 पर है तब यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और जब मतलब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो OH बढ़ता जाएगा और H की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी। तो पीएच का इफेक्ट क्या आ रहा है इस अमाइनो एसिड के ऊपर, वो देखने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। मतलब ग्लाइसिन एज एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि वो अमाइनो एसिड जिसके आर ग्रुप में आयोनाइजेबल ग्रुप नहीं होता है। जैसे बेसिक और एसिडिक अमाइनो एसिड को छोड़ के सारी की सारी जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके आर ग्रुप में आयोनाइजेबल ग्रुप नहीं होता, तो हम ग्लाइसिन का एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि उनके ऊपर टाइट्रेशन कैसे होता है। बाद में हम बात करेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड के टाइट्रेशन के बारे में, और थर्ड हम बात करेंगे बेसिक अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन। ठीक है, एक चीज और देखते हैं। जैसे जब ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं H, तो ये देखो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। जब पीएच एसिडिक है, एसिडिक पीएच पे क्या होगा, चारों तरफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ये वाली कंडीशन होगी, यानी इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी हाइड्रोजन अबेंडेंट है तो हाइड्रोजन चिपका रहेगा यहाँ पे भी हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। तो ये है जब पीएच एसिडिक है। इस फॉर्म को हम कहते हैं डाइप्रोटिक फॉर्म, डाइप्रोटिक स्पीसीज कहेंगे इसको। ठीक है, अब डाइप्रोटिक स्पीसीज में क्या है कि दो प्रोटॉन अवेलेबल हैं जो कि आयोनाइज हो सकते हैं, ये वाला, और यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन डोनेट हो सकता है, इसलिए इसको डाइप्रोटिक स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पीएच को हमने इंक्रीज कर दिया मतलब हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन को थोड़ा सा कम कर दिया। उस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो ग्रुप है, जब भी हम पीएच को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे यानी हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कम करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो है COOH वाला, यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा। इस वाली फॉर्म को कहते हैं मोनोप्रोटिक स्पीसीज। क्या? मोनोप्रोटिक स्पीसीज। क्यों? इस वाले स्पीसीज में केवल एक ही प्रोटॉन बचा है जो कि आयनाइज हो सकता है। ठीक है, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है मोनोप्रोटिक स्पीसीज। क्यों? क्योंकि यहाँ आके एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे जब अलग से ग्लाइसिन के बारे में देखेंगे, अभी बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब पीएच एसिडिक है यानी पीएच कम है, तब हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन चिपका रहेगा यहाँ पे दोनों पे। थोड़ा सा ज्यादा पीएच को बढ़ाया यानी हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन को कम किया तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो ये बची मोनोप्रोटिक स्पीसीज। इसी स्पीसीज को ज्विटर आयन भी बोलते हैं। ज्विटर आयन एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, ज्विटर आयन का मतलब होता है डबल आयन फॉर्म। डबल आयन है ना, यहाँ पे नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव आयन है। अब थोड़ा सा पीएच और बढ़ाया यानी बेसिक की तरफ चल पड़े हैं हम। जब पीएच ज्यादा बढ़ा दिया यानी OH की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई यहाँ पे, न कि हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन बिल्कुल कम हो गई है, OH कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई है। अगर हम हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कम करेंगे तो देखो ये वाली कंडीशन थी अभी, अब हमने पीएच ज्यादा बढ़ा दिया यानी हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन कम कर दी, तो यहाँ पे प्रोटॉन एक बचा हुआ था वो भी डोनेट हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद ये वाला NH2 बच जाएगा। तो इस वाली फॉर्म में क्या हुआ कि यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीज हम समझेंगे अलग से ग्लाइसिन में अभी। तो आइए देखते हैं ग्लाइसिन के बारे में देखते हैं। अच्छा देखो, कॉलेज में सबने टाइट्रेशन तो किया ही होगा। टाइट्रेशन में क्या करते थे कि ब्यूरेट में एक सॉल्यूशन डालते थे, है ना, और एक नीचे फ्लास्क में एक सॉल्यूशन होता था। उसमें बाद में क्या करते थे कि ड्रॉप वाइज उसमें डालते रहते थे और कलर आता था वो देखते थे। तो इसमें भी देखो टाइट्रेशन कर रहे हैं हम। टाइट्रेशन कैसे कर रहे हैं, एक जार लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, जार लिया और जार में सोल्यूट तो क्या डाल दिया, अमाइनो एसिड, और सोलवेंट डाल दिया कोई एसिड डाल दिया। ठीक है, एसिड में अमाइनो एसिड डाल दिया। तब स्टार्टिंग में यानी एसिडिक है तो पीएच क्या है, पीएच 0 के आसपास, पीएच 1 के आसपास है ना। पीएच 1 के आसपास क्या होता है, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। पीएच कम है अगर तो वहां पे हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, यानी इस वाले पीएच पे जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, इस वाले पीएच पे ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे जो NH3 वाला ग्रुप है यानी हाइड्रोजन, देखो ये जार है ना, इसमें हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो
हाइड्रोजन रिलीज होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक्सेस अमाउंट में है तो इसके साथ जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन, तो ये वाली फॉर्म pH 1 पे लाई करेगी, यानी pH बिल्कुल कम है ना, लो pH पे ये वाली डाइप्रोटिक डाइप्रोटिक नहीं, ये वाला जो pH लो है ये वाली फॉर्म वहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। इसके बाद अगर pH को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, धीरे धीरे अगर इंक्रीज किया pH को, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कम होने लग जाएगी। तो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन अगर कम होगी तो क्या होगा कि यहाँ जो COOH वाला ग्रुप था ना, सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है, यानी प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होता है, तो प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, क्या बन जाएगी ये वाली फॉर्म। इसको बोलते हैं क्या, ज्विट्रायन फॉर्म। ज्विट्रायन फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल आयन है, नेगेटिव आयन भी है और पॉजिटिव आयन भी है। अगर pH को फर्दर इंक्रीज किया, pH को थोड़ा सा और इंक्रीज किया, यानी बेसिक की साइड जा रहे हैं, अब pH को इंक्रीज 14 की साइड जा रहे हैं, तो बेसिक जो pH है वो बेसिक होगी। बेसिक होगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन है उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी और OH कंसेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। मान लो NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं इस सॉल्यूशन को, जैसे ये सॉल्यूशन है, इसको NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं, तो देखो बेसिक की साइड pH जाएगी तो क्या होगा, ये वाली स्पीसीज, अब यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ था, OH की कंसेंट्रेशन इसके चारों तरफ बढ़ गई है, यहाँ पे OH बहुत सारे हो गए हैं और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कम हो गई है, तो यहाँ वाला प्रोटॉन भी रिलीज हो जाएगा। अब क्या बचेगा, NH2, यानी यहाँ पे ओवरऑल कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो समझ आया ये। तो ठीक है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, जब एसिडिक था pH, यानी pH लो था, यहाँ पे pH लो है, एसिडिक है ये वाली pH जिस पे ये वाली स्पीसीज है। तो देखो यहाँ पे अगर हमने स्टार्ट किया ये वाला, कि स्टार्टिंग में ऐसे था, एक पॉइंट आया यहाँ पे, इसको बोलते हैं pK1, ये है pK1। pK1 वो pH होती है जिस pH पे ये दोनों फॉर्म, जैसे पहले क्या थी, ये 100%, ये वाली स्पीसीज 100% थी, बाद में इस पॉइंट पे क्या हुआ कि 50% ये बच गई और 50% ये बन गई, तो इस वाले पॉइंट को कहेंगे pK1, तो ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और pH इंक्रीज हुआ तो ये वाली स्पीसीज बनी, ये वाली स्पीसीज जहाँ पे बनी वो ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और pH इंक्रीज किया तो बाद में एक और स्पीसीज बनी, इस स्पीसीज को क्या कहेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं, तो इसका ये पॉइंट हो गया, इसको कहते हैं pK2, तो ये pK1 था, ये pK2 हो गया, pK2। और ये वाला पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जिस पॉइंट पे जिस pH पे, ये pH है, जिस pH पे अमाइनो एसिड पे कोई भी चार्ज ना हो उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। वो वाला पॉइंट ये है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, देखो अगर ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो बैलेंस हो गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे नो चार्ज, जीरो चार्ज है। यहाँ पे अगर चार्ज देखा जाए तो ओवरऑल चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल पॉइंट को PI कहते हैं। जिस pH पे अपना अमाइनो एसिड न्यूट्रल हो, बिल्कुल उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो ये वाला समझ आ गया। अगर आपको कोई जैसे ऐसी ही कोई अमाइनो एसिड दे दे, कि मान लो कि एलेनिन दे दी और उसने बोला कि ठीक है भाई एलेनिन दी है आपको, और उसका जो pK1 जो है उसका वो कहीं 2.34 है और pK2 जो है वो है अपना मान लो 9.7 है, तो इसका PI निकाल के दिखाओ। तो ऐसी अमाइनो एसिड्स का अगर आपसे कोई PI निकालने के लिए बोले, जिस अमाइनो एसिड के R ग्रुप में कोई भी आयोनाइजेबल ग्रुप ना हो, तो उस अमाइनो एसिड का PI कैसे निकालेंगे, pK1 प्लस pK2/2। तो इसका एलेनिन का निकालने के लिए बोला है हमने, तो कितना हुआ 2.34 प्लस 9.7/2 कितना हो गया टोटल, ये कहीं 12 के आसपास लाइक रहेगा, है ना। तो 12/6 इज इक्वल टू 6, 12/2 इज इक्वल टू 6। तो इसका लगभग एलेनिन का क्या PI जो है वो 6 के राउंड होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे हम उन अमाइनो एसिड्स के बारे में जिसके R ग्रुप में आयोनाइजेबल ग्रुप होता है। वो कौन सी अमाइनो एसिड्स हैं जिनके R ग्रुप में आयोनाइजेबल ग्रुप होता है, वो होती हैं एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड। यानी अगर एसिडिक अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन करें तो उसका PI निकालने का अलग तरीका होगा, और बेसिक अमाइनो एसिड लें तो उसका PI निकालने का अलग तरीका होगा। अच्छा, PI निकालने के लिए है ना एक और ट्रिक बताऊंगा, वो बिल्कुल एंड में बताऊंगा, वो देखने के लिए एंड तक देखना इसको, ठीक है। तो अभी हम अमाइनो एसिड्स उनके बारे में बात करेंगे जो एसिडिक हैं। जो एसिडिक अमाइनो एसिड है उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो है एस्पार्टेट और एक है ग्लूटामेट। तो एस्पार्टेट जो है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एसिडिक की नेचर है, उनके R ग्रुप में COOH ग्रुप जुड़ा होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो हम यहाँ पे एक जार ले रहे हैं, ठीक है। जार में सोल्यूट क्या डाला, एसिडिक अमाइनो एसिड, सोलवेंट क्या डाला, कोई भी एसिडिक वो ले लो, लिक्विड ले लो। तो इसका जो सोल्यूट और सोलवेंट से जो सोल्यूशन बना उसको हम टाइट्रेट किससे कर रहे हैं, NaOH से। तो स्टार्टिंग में ये बिल्कुल pH इसका क्या है, pH बिल्कुल लो है। इस कंडीशन में एसिडिक अमाइनो एसिड किसके कौन से एग्जाम्पल से करें, ग्लूटामेट एस्पार्टेट, ग्लूटामेट से कर लेते हैं। तो देखो ग्लूटामेट बिल्कुल pH जब लो है, बिल्कुल एसिडिक है, तब ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूँ मैं। तो देखो जैसे pH से बिल्कुल कम होगी जब, यानी हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी चारों तरफ उस मॉलिक्यूल के, हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो
प्रोटॉन रिलीज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी प्रोटॉन जुड़े रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमने पीएच को इंक्रीज किया, पीएच को थोड़ा सा इंक्रीज किया, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो गई, फर्दर इंक्रीज किया थोड़ा सा पीएच को, तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होगी। तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हुई तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन ग्रुप यानी प्रोटॉन रिलीज होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ से रिलीज हो गया। अब थोड़ा सा और इंक्रीज किया पीएच को, पीएच को थोड़ा सा इंक्रीज किया तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन थी उससे थोड़ी सी और कम हो गई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, है ना। तो यहाँ वाला तो रिलीज हो ही चुका है इन्वायरमेंट में, सोल्यूशन में प्रोटॉन। अब यहाँ वाला और रिलीज हो जाएगा जब फर्दर इंक्रीज करी पीएच। तो ये वाली स्पीसीज में 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। और अब देखो थोड़ा सा बिल्कुल और पीएच को इंक्रीज किया, एच कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल बच गई यहाँ पे और ओ एच कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो NH3 पे एक और एक्स्ट्रा अपने पास प्रोटॉन था वो भी रिलीज हो जाएगा, यानी NH2 बच गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। देखो ये जैसे ये वाला एक्सिस जो है पीएच यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये OH इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब जैसे 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 हमने NaOH से इसको टाइट्रेट करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में क्या है कि स्टार्टिंग में ऐसे ये ग्राफ ऐसे जाएगा, तो स्टार्टिंग में ऐसे चला, तो ये वाला पॉइंट जो होगा PK1 हो गया। ये PK1 क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट 1। इस पॉइंट पे है ना ये वाली स्पीसीज दोनों इक्वल अमाउंट में है। यहाँ पे क्या थी 100% ये वाली थी स्टार्टिंग में बिल्कुल, बाद में क्या हुआ इस पॉइंट पे PK1 आ गया, दोनों स्पीसीज 50-50% है इस पॉइंट पे। तो ये क्या हो गया अपना PK1, थोड़ा सा और इंक्रीज किया, ठीक है। उसके बाद क्या आया अपना ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे अभी PKR। आर का मतलब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, आर का मतलब ये है आर चेन से है PKR, ठीक है। ये वाला पॉइंट PKR आ गया। इसके बाद थोड़ा सा और पीएच इंक्रीज किया, उसके बाद क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट आ गया PK2। तो देखो ये वाला PK2 आ गया और इंक्रीज करते गए ऐसे, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। तो देखो PK1 क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इस कांस्टेंट पे ये और ये स्पीसीज 50% है यहाँ पे। इस पॉइंट पे PKR पे डिसोसिएशन कांस्टेंट R, इस पे ये दोनों स्पीसीज इक्वल अमाउंट में 50% ये 50% ये है। इस पॉइंट पे ये स्पीसीज और ये स्पीसीज इक्वल अमाउंट में है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब हमको बोला जाए कि इस वाली अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल के बताओ। तो देखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अगर ऐसी एसिडिक अमाइनो एसिड का निकालना है तो एक बार चार्ज देखो सारी स्पीसीज के ऊपर। इस वाली स्पीसीज पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस साइन लगा दो यहाँ पे, ठीक है। इस वाली स्पीसीज पे कितना चार्ज है, माइनस यहाँ पे है प्लस यहाँ पे है, और बाकी कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस वाली स्पीसीज पे नेट चार्ज कितना हुआ, 0। और इस वाली स्पीसीज पे चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज है 1 पॉजिटिव चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज हुआ। इस वाली स्पीसीज पे कितने चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो -2 चार्ज हुआ यहाँ पे। हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में क्या पढ़ा था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे स्पीसीज के ऊपर यानी अमाइनो एसिड के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। तो ये दोनों की किन दोनों के बीच में आ रहा है, इस स्पीसीज के बीच में और इस स्पीसीज के बीच में। ये कौन सी वाली PKR वाली है, ये वाली स्पीसीज, और ये कौन सी स्पीसीज है, ये PK1 वाली स्पीसीज। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इस वाली स्पीसीज पे आ रहा है, तो इसका कहीं इन दोनों के बीच में होगा। अगर PI हमें इसका निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके उसको हाफ कर दो, तो यहाँ पे PI कहीं आ जाएगा। तो ये हर एक अमाइनो एसिड जो एसिडिक है उसके लिए सेम रहेगा, PK1 प्लस PKR/2। तो ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स के लिए ये वाला तरीका हो गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने का। अगर शॉर्टकट की बात करें, अगर कोई आपको दे दे PK1 दे दिया किसी अमाइनो एसिड का, PKR भी बता दिया, PK2 भी बता दिया। अगर PK1 मान लो PK1 दे दिया इन्होंने 2.19 और PK2 दे दिया 9.67 और PK2 है ये 9.67, ठीक है। और PKR कितना है 4.25। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, जहाँ पे जो पीएच बिल्कुल नज़दीक में हो ना, जो पीएच बिल्कुल नज़दीक में हो, यानी 2 और 4 आप जैसे 1 2 3 4 5, तो देखो 2 नज़दीक में कौन कौन से वो है नंबर्स 1 और 4। तो ये वाले जो नंबर्स है ना, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये वाले नंबर्स को जोड़ दो और उसको हाफ कर दो। तो इस केस में अगर ये XYZ अमाइनो एसिड है, ये तो ग्लूटामेट के लिए दिया हुआ है ये। तो अगर एस्पार्टेट का दे दिया जाए, यानी एसिडिक अमाइनो एसिड्स 2 ही हैं, तो उनका दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, जो 2 अंक जैसे 4 और 2 नज़दीक में हैं तो इन दोनों को ऐड कर दो और हाफ कर दो, वो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकलाएगा। समझ आ गया ये, तो ठीक है। अब हम बात करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन सी हैं, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, LAH, लाइसिन है। कोड बनाया था ना हमने पिछले लेक्चर में LAH। तो बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन, हिस्टिडीन और लाइसिन। तो हम इन अमाइनो एसिड्स का देखते हैं टाइट्रेशन कैसा आता है। एक बार मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जैसे इसमें क्या होगा, जार है ये, ठीक है। सोल्यूट क्या है, सोल्यूट हो गया अपना ये अमाइनो एसिड, कोई भी क्या, बेसिक अमाइनो एसिड हो गया। और सॉल्वेंट क्या है, एसिड, कोई भी वो ले लो सॉल्वेंट, एसिडिक सॉल्वेंट। और इसको टाइट्रेट किससे कर रहे हैं हम, NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं पीएच को इंक्रीज और डिक्रीज करने से।
तो ये देखो मैंने हिस्टीडीन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। हिस्टीडीन में क्या होता है कि आर चेन में इमिडाजोल रिंग होती है, ठीक है। ये तो सब में ही होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब सारे अमीनो एसिड्स की है, लेकिन आर चेन में इसके क्या है, NH ग्रुप, जो कि इसको बेसिक बनाता है, बेसिक अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पीएच ये किस वाली फॉर्म पे है, पीएच बिल्कुल लो है यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन इसके चारों तरफ हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, यानी इस स्पीसीज के चारों तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत सारे हैं, तो ना तो यहाँ से मतलब रिलीज होगा हाइड्रोजन, ना यहाँ से ना यहाँ से, यानी फुल्ली प्रोटोनेटेड फॉर्म रहेगी ये। अब थोड़ा सा पीएच को बढ़ाया, पीएच को थोड़ा सा बढ़ाया, यहाँ पे पीएच को बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कब हुई, कम हुई जहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन किसका जाता है, पहले ही बताया था मैंने, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, तो यहाँ से हाइड्रोजन गया अपना, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो ये वाला हाइड्रोजन तो चला गया, उसके बाद जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे जो H+ आयन थी ना, NH+, तो यहाँ से अपना हाइड्रोजन निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और पीएच इंक्रीज करी, थोड़ा सा पीएच और इंक्रीज करी, तो क्या ये जो NH3+ था, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखो पीएच के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो अपने फुली प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो डीप्रोटोनेट हो रही है। जब पीएच 1 से 14 की तरफ जाते हैं, मान लो ये 1 पे था तो 14 तक ऐसा हो जा रहा है ये। इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं ग्राफ पे, पीएच इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ये OH इक्विवेलेंट है। तो स्टार्टिंग जैसे यहाँ से होता है ये, फॉर एग्जाम्पल PK1 अपना ये आ गया, ये वाला फॉर्म PK1 डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, जहाँ पे ये दोनों स्पीसीज इक्वल अमाउंट में होती हैं, 50-50%। पहले यहाँ पे 100% थी है, अब क्या हुआ PK1 पे ये दोनों स्पीसीज इक्वल अमाउंट में है, फिर धीरे धीरे करके ये बन गया, ये आ गया PKR अपना। PKR कौन सा है, ये PKR पे ये दोनों स्पीसीज इक्वल अमाउंट में है। थोड़ा सा पीएच और इंक्रीज किया, थोड़ा सा पीएच और इंक्रीज हुआ तो ये अपना पॉइंट आ गया PK2। अब PK2 पॉइंट जहाँ पे आया, वहाँ पे ये दोनों स्पीसीज, ये स्पीसीज और ये स्पीसीज दोनों इक्वल अमाउंट में लाई कर रहे हैं PK2 पे, और फिर आगे फर्दर इंक्रीज हुआ पीएच में तो ये वाली स्पीसीज बन जाएगी। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि इससे जब पीएच हम 1 to 14 इंक्रीज करते हैं तो सबसे पहले ये वाली स्पीसीज बनती है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो पीएच के चेंज होते हुए डिफरेंट स्पीसीज बनती हैं। तो इन स्पीसीज से हमें क्या पता चलता है, एक तो पीके की वैल्यू पता चल जाती है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की पता चल गई ना वैल्यू, PK1 की भी, PKR की भी, PK2 की भी। तो इन वैल्यूज से हम इस स्पीसीज का, इस अमाइनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल सकते हैं। तो एक बार देखो इस वाली स्पीसीज के ऊपर कौन सा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो +2 फॉर्म है ये। इस वाले स्पीसीज पे 2 प्लस 1 माइनस, तो इस वाले स्पीसीज पे +1 चार्ज है। इस स्पीसीज पे कितना चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इक्वल चार्ज, 0 चार्ज हो गया, इक्विवेलेंस हो गया ना, बैलेंस हो गया दोनों चार्ज, तो 0 आ गया ये। अब इस वाली स्पीसीज पे कितना चार्ज है, -1। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होता है जिस पीएच पे जो स्पीसीज है उसका चार्ज 0 हो, या न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए वो स्पीसीज। तो ये 0 चार्ज को किस किस के बीच में आ रहा है, इस स्पीसीज के बीच में और इस स्पीसीज के बीच में, यानी यहाँ इस स्पीसीज के बीच में ये अपनी PKR, और इसके बीच में आ रहा है ये PK2 के बीच में, ठीक है। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा, PI यहाँ पे लाई करेगा। तो इन दोनों का जो पीएच है ना, यानी इन दोनों का PK जो है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, उसको हाफ कर लो, दोनों के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट को जोड़ के हाफ कर लोगे तो PI आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसके PI का फॉर्मूला हुआ P, ये कितना था, PKR + PK2/2। तो ये अपना आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकला है, किसके लिए, बेसिक अमाइनो एसिड्स के लिए। तो इसका सिंपल ट्रिक इसमें भी बता देता हूँ मैं, सिंपल ट्रिक सिमिलर रहेगा, जैसे एक अमाइनो एसिड दी आपको, उसका बता दिया कि भाई PK1 जो है, PKR और PK2, PK1 तो बता दिया 1.82, PKR बता दिया 6.00, और PK2 बता दिया 9.17। तो एक दूसरे के नज़दीक कौन से नंबर्स हैं, 1 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का, और 6 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। तो नज़दीक कौन से नंबर हुए, 6 और 9, तो इन दोनों को जोड़ दो, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो 9.17 + 6/2 कितना हुआ, ये इक्वल आएगा किसके, लगभग 7 के आसपास आएगा ये, तो जोड़ के देख लेना इसको, 7.59 आएगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया और ग्राफ के हिसाब से भी PI निकालना बता दिया। सो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, इसमें पहला तो हमने क्या देखा कि टाइट्रेशन कैसे होता है, टाइट्रेशन में भी क्या देखा, पहले ग्लाइसिन यानी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है उसका देखा कि टाइट्रेशन कैसे होगा, फिर B क्या देखा, एसिडिक अमाइनो एसिड का, और C क्या देखा, इसमें बेसिक अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन कैसे होगा। और इसके साथ साथ क्या देखा हमने, इसके साथ साथ हमने ये देखा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। अच्छा, टाइट्रेशन के फायदे क्या हुए, टाइट्रेशन निकालने के फायदे क्या हुए, या टाइट्रेशन किसी अमाइनो एसिड का करने के फायदे क्या हुए, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। तो टाइट्रेशन करने का पहला फायदा तो ये है कि टाइट्रेशन कर्व बनता है, यानी जो ग्राफ बना रहे हैं ना हर एक अमाइनो एसिड का पीएच और OH इक्विवेलेंट एसिड के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसको टाइट्रेशन कर्व कहते हैं। टाइट्रेशन कर्व तो बन ही रहा है, उस टाइट्रेशन कर्व से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, PK जैसे डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू मिल जा रही है उससे, ठीक है। और तीसरा क्या है,
दूसरा क्या है कि बफरिंग रीजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है टाइट्रेशन करने से, यानी एक अमाइनो एसिड के बफरिंग रीजन कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें टाइट्रेशन से पता चलता है। तो ये हुआ सारा टाइट्रेशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अमाइनो एसिड से प्रोटीन की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है उसके बारे में।